Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I am going to discuss about transgenic animals. Transgenic animals क्या होते हैं? हमें क्या करना होता है, एक एनिमल को मॉडिफाई करना होता है ताकि वो सुपीरियर रहे, मतलब कि हम एक जर्म लाइन को मेंटेन कर पाएँ। और वो जो जर्म लाइन है वो पहले हमारी हिस्ट्री की बात करें अगर, तो वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू की जाती थी। सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, जो सुपीरियर वैरायटी होती है जिसे फिजिक ज़्यादा अच्छी है उसकी, या फिर वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करती है, तो हम उन ऑर्गेनिज्म की ही आगे फर्दर ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि वो जर्म लाइन मेंटेन रह पाए। बट ये कोई एक इतना जो है वैल्यूएबल टूल नहीं है, मतलब ऐसे अच्छी टेक्निक नहीं है, या बोले इसकी थ्रू हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अपने जो लाइफ स्टॉक है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और कई बार हमारी जो जर्म लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब जब बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो सबसे पहले जो डोली है वो जनरेट की गई थी, जो एक क्लोनिंग प्रोसेस थी। उसमें क्या था, सोमेटिक सेल्स जो मेमोरी ग्लैंड ली थी एक शिप की, उससे प्रोन्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करके और अनदर जो मदर थी जो शिप थी उसकी एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र करा गया था, जिसके थ्रू ये डोली प्रोड्यूस हुई। उसके बाद जापान में ये प्रोसेस परफॉर्म की गई थी जहाँ पे काउ से अबाउट 8 काफ वहाँ पे जनरेट किए गए थे, जिसमें से 4 ही काफ्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाए। अब जो ये टेक्निक है ये बहुत सारे मैमल्स में भी परफॉर्म की जाती है, और रिसेंटली रेशिस मंकी में ये परफॉर्म की गई एम्ब्रियो स्प्लिटिंग के थ्रू। जैसे कि हमें पता है कि इनर सेलर मास जब बनता है उससे पहले जो स्टेज आती है उसमें जो सेल डिवाइड होती हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि उन सेल्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर पाएँ। तो अगर हम एम्ब्रियो को उस टाइम पे स्प्लिट करते हैं तो वो एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू रेसिस मंकी को प्रोड्यूस किया गया, क्लोनिंग की गई बेसिकली। तो अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक डिज़ायर्ड जो ट्रेट है उसके लिए हमें उस जो हमारा जीन है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक वेक्टर चाहिए होगा जिसमें हम इंजर्ट करेंगे, और वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो जो होस्ट है उसके अंदर जाके वो रेप्लिकेट कर पाए और उसको इन्फेक्ट कर पाए और उसमें सर्वाइव कर पाए। ये प्रोसेस होंगी। या फिर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, जैसे डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन मेथड से करेंगे। तो आज हम जो ट्रांसजेनिक माइस में डिस्कस करेंगे वो 2 मेथड डिस्कस करेंगे, रिट्रोवायरल मेथड एंड माइक्रो इंजेक्शन मेथड। रिट्रोवायरल मीन्स यहाँ पे हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो यहाँ पे रिट्रोवायरस है, और जो माइक्रो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है, उसमें कोई वेक्टर यूज़ नहीं हो रहा। कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं इस ट्रांसजेनिक टेक्निक की। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे स्टेप होते हैं, और भाई कॉस्टली प्रोसेस होती है। एक्सेप्शनली सक्सेसफुल होती है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एम्ब्रियो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, वो अपनी गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं। अगर कंप्लीट कर भी लिया तो वो जब मतलब जब उसकी बर्थ होगी उसके बाद वो फर्टाइल होगी या नहीं होगी, कितने लाइफ टाइम के लिए वो सर्वाइव कर पाएगी, आगे ब्रीडिंग कर पाएगी, उसकी जर्म लाइन में वो जीन एंटर कर पाएगा जो हमने उसमें इंजर्ट किया था या नहीं, को उसके डीएनए सीक्वेंस में कहाँ पे जाके वो इंटीग्रेट हुआ है वो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम चाहते थे इंट्रोड्यूस करवाना उस पर्टिकुलर स्पीसीज में। तो ये एक्सेप्शनली सक्सेसफुल हो पाती है। डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक ट्रेड्स, ये डिफिकल्ट क्यों है सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड के थ्रू? ये इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंसर्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ में, वो कहाँ पे इंटीग्रेट करेगा, वो उसके किसी पर्टिकुलर जीन को के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो हाईली एक्सप्रेस हो सकता है, सुप्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मॉडिफाई कर सकता है वो उसके जीनोम को। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि 1996 तक हम नॉर्मली सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते थे, बट उसके बाद जो है डोली प्रोड्यूस हुई। आफ्टर दैट जापान में हुई ये प्रोसेस सेम। अगर मैं लिटिल बिट इसकी स्ट्रेटेजी की बात करूँ कि ट्रांसजेनिक प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है, तो एक क्लोन जीन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस में, फर्टिलाइज है कि अब ये क्लोन जीन क्या है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, पीसीआर वगैरह का यूज़ करके इसको क्लोन किया जाता है। फिर इसको इंजेक्ट किया जाता है वेक्टर के थ्रू, या फिर कोई माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, या सोमेटिक सेल्स के थ्रू भी हम करते हैं, और रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं इसको इंजेक्ट करने के लिए। फिर हम इसको इनोकुलेट करवाते हैं फर्टिलाइज्ड एग को, और इम्प्लांट कर देते हैं एक फीमेल में, क्योंकि हमें पता है जो गेस्टेशन पीरियड है वो लेबोरेटरी में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हमें फीमेल में इसको इम्प्लांट करना होगा। और
फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। अगर फिर हम उस ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें हम चेक करते हैं कि हमारा डिज़ायर जीन उसकी जर्म लाइन में है या नहीं। अब जर्म लाइन का मतलब ये है कि अगर वो फीमेल प्रोड्यूस हुई है तो उसके एग में जो प्रेजेंट होना चाहिए, उस सेल लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए वो जीन, उसके जीनोमिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। तभी जाके वो फर्दर जब अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तब वो जो जर्म लाइन है मेंटेन हो पाएगी। तो ये हमें इंश्योर करना है। यहाँ पे जो एनिमल क्लोन किए गए हैं वही बात है कि जेनेटिक लाइन मेंटेन करने के लिए हमें देखना होगा कि वो उसके जर्म लाइन से इंटीग्रेट हुआ है या नहीं। फिर अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस की, तो ये एक अच्छा मॉडल है स्टडी करने के लिए ह्यूमन डिजीज़ को। जैसे अल्जाइमर की बात करें जो कि एक प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन सेल से वो पर्टिकुलर जीन उठा सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करने वाला जीन, और उस जीन को हम क्लोनिंग प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे क्लोन करेंगे। फिर उसके बाद एक वेक्टर का यूज़ करके या फिर डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम उसको बर्ड के एग में या फिर मेमरी ग्लैंड में क्या कर सकते हैं, इंजर्ट कर सकते हैं। अब जो इंजर्शन हो गया, अब हमें पता है एग भी हम लेते हैं और मिल्क भी हम लेते हैं, मतलब ये एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हो गए। तो एवरीवन यूज टू कंज्यूम देम, डेट्स वाई ये क्या है, फार्मास्यूटिकली इम्पोर्टेंट हैं, और भाई इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो हम इनसे ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक जो बर्ड का एग है उससे उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मिल्क से उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिस पेशेंट में वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसकी ट्रीटमेंट उस प्रोटीन के थ्रू करी जा सकती है। तो ये एक इसकी एडवांटेज भी कह सकते हैं और एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेमरी ग्लैंड को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन करती है। अब जितनी ज़्यादा फीमेल जो है प्रेग्नेंट होंगी, अगर कैटल के केस में देखें हम, तो उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, और एक लंबे लाइफ मतलब टाइम के लिए चलता है, जैसे 7 to 8 मंथ के लिए चलता है, और एक रिन्यूएबल सोर्स है जो बनता ही रहता है, ऐसा नहीं कि भाई ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा कि भाई ये जो है ये हमारे लिए कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता है, और इस वजह से हम जो मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क होगा जो कंसिस्ट करता होगा हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, तो वो प्रोटीन भी किस में सिक्रेट होगा, मिल्क में। बट जो मैमल है, जैसे हम कैटल ले रहे हैं, शिप ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसके मिल्क में जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा तो उसकी जो ट्रांसलेशन मशीनरी है उसकी वजह से वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। इसीलिए जब हम मिल्क से उस प्रोटीन को प्योरीफाई करेंगे तो वहाँ पे हम उसको उन सीक्वेंस को कट डाउन कर सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, और हमें एक प्रोटीन एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा बहुत सारी प्रोटीन डेफिशिएंसीज को और बहुत सारी अदर डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है मेमरी ग्लैंड का वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें कैटल और शिप का यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोटीन की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उनके मिल्क में, वो ग्राम पर लीटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। जैसे अल्फा S1 कैशिन की बात करें तो 10 ग्राम पर लीटर होता है कैटल में, और शिप में 12, और ये 3.4 होता है, 3.8, 3.9 और 4.6। तो ये यहाँ पे ज़्यादा है। और ये के जो कापा कैसिन की अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादा है शिप में, और अगर मैं बीटा कैसिन की बात करूं तो वो भी ज़्यादा है शिप में, और अल्फ़ा S1 और अल्फ़ा S2 दोनों ही शिप में ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर मैं शिप में इंजर्ट कर रही हूँ अल्फ़ा लैक्टोएल्ब्यूमिन और बीटा लैक्टोएल्ब्यूमिन जो कैटल में प्रेजेंट है जो जीन, उसको अगर मैं यहाँ पे इंजर्ट कर रही हूँ तो मेरे को जो शिप से जो मिल्क मिलेगा उसमें जो प्रोटीन होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे हम सुपीरियरिटी को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम अच्छी ट्रेड्स को, अच्छे लाइफ स्टॉक को डेवलप करने के लिए ट्रांसजेनिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग ऑन द मेन पॉइंट, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसजेनिक माइस। तो ट्रांसजेनिक माइस को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे रिट्रोवायरल मेथड जिसमें हम रिट्रोवायरस का यूज़ करेंगे, इसमें माइक्रोनीडल का यूज़ करेंगे। इंजीनियर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड, मतलब कि जो एम्ब्रियो में स्टेम सेल्स होती हैं इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ही बोलते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है डिफरेंट टाइप्स की सेल जनरेशन्स को फॉर्म करने की। तो उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे माइस को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए।
क्रिलोक्स पी रिकम्बिनेशन का एक मेथड है, और आरएनए इंटरफेरेंस और ट्रांसजेन हाई कैपेसिटी वेक्टर, मतलब हाई कैपेसिटी वेक्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है जो लार्ज सीक्वेंस को, कई जीन्स को इंसर्ट कर पाए। और फिर हम यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक माइस की क्या एप्लीकेशन है, वाई वी आर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक माइस एंड हाउ कुड वी यूज़ दैम, लाइक फॉर एल्जाइमर ट्रीटमेंट हमें उसका यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अबाउट 90% तो हमारा ह्यूमन का और माइस का जो जीनोम है वो सिमिलर होता है। और कंडीशनल रेगुलेशन कर सकते हैं हम, मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि उसमें वो पर्टिकुलर जीन जो ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, वो किस किस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, लो में कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अगर हम उसको यहाँ पे अगर एक्स रेज दे रहे हैं, यूवी रेज दे रहे हैं, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस में हम देख सकते हैं। किसी न्यूट्रिशन मतलब अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई एंजाइम कैसे एक्ट कर रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने वाले जीन को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस सप्लीमेंट में वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, किसमें वो कम एक्सप्रेस हो रहा है। मीन्स यहाँ पे कंडीशनल रेगुलेशन को चेक करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। फिर कंडीशनल कंट्रोल करने के लिए, सेल डेथ का कंडीशनल कंट्रोल क्यों चाहिए होता है, कैंसर वगैरह में चाहिए होता है, कैंसर वगैरह की ट्यूमर वगैरह की ग्रोथ में चाहिए होता है, तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेट्रोवायरल मेथड एंड डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब ये तो एक जनरल सी प्रोसेस है कि जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम ट्रांसजीन बोल रहे हैं, वो हमें यहाँ पे वायरस के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। फिर वायरस उसको रेप्लिकेट करेगा अपने जीनोम में, और फिर उस वायरस के थ्रू हमें एनिमल सेल को इन्फेक्ट करना है। ये जनरल सी प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस चाहिए, किसका, वायरस का, ताकि वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो उसके एनिमल सेल के साथ। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ट्रांसजीन चाहिए जिसका एक प्रमोटर होगा। क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जीन का एक पर्टिकुलर प्रमोटर होता है, जिस पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, जिसकी वजह से वो जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब एमआरएनए प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर जाके उसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे LTR चाहिए हमें, 5' और 3' LTR होते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ये लेंटी वायरल, जो यहाँ पे वायरस हम यूज़ कर रहे हैं लेंटी वायरस, वो लेंटी वायरल जो आरएनए है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और उसको इंटीग्रेट करवाता है एनिमल सेल में, जब ये वायरस इन्फेक्ट कर देगा एनिमल सेल को। और यहाँ पे जो साई का सिंबल हमें दिख रहा है, ये आरएनए को वायरल पार्टिकल में पैकेज करता है। वायरल पार्टिकल में कैसे पैकेज करेगा, जो कैप्सिड वगैरह प्रोटीन जो फॉर्म होते हैं ना वायरस में, वो पैकेज कर लेते हैं अपने जीनोम को, तो उस पैकेजिंग में ये हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो पीपीटी है, और जिसको हम पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट सीक्वेंस बोल रहे हैं और WPRE बोल रहे हैं, वुडचक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी एलिमेंट, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी वायरस से इस जीनोम की, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है होस्ट सेल में, होस्ट सेल क्या होगी, एनिमल सेल, कैटल की होती है, या फिर यहाँ पे हम किसकी बात करें, माइस की बात करें, तो माइस की जो होस्ट सेल होगी उसमें ये ट्रांसक्रिप्शन को एनहेंस करेंगे, और इस पर्टिकुलर जीन जिसको हम ट्रांसजीन यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके एक्सप्रेशन को एनहेंस करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने ट्रांसजीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। जो ट्रांसजीन हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके प्रमोटर के साथ ताकि उसका एक्सप्रेशन हो सके, फिर उसको लेंटीवायरल वेक्टर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इंट्रोड्यूस कर लिया, मतलब पैकेज करवा दिया उसको लेंटीवायरस वेक्टर में। फिर उसके बाद जब जैसे ही वायरस रेप्लिकेट करेगा, ये जीन भी रेप्लिकेट करेगा, मतलब वायरस का एमआरएनए फॉर्म होगा, तो ट्रांसजीन भी अपना एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा उस एमआरएनए के अलोंग। तो फिर वो एमआरएनए जो है वायरस के अंदर कैप्सिड के थ्रू वो पैकेज कर लिया जाएगा। पैकेज करने के बाद जब ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रोल होगा पीपीटी और VPRE का, जो ट्रांसडक्शन में हेल्प करेंगे और इन्फेक्ट कर देंगे एनिमल सेल के। जैसे ही ये आरएनए, अब हमें पता है कि जो वायरस होता है उसमें हमारा जो जीनोम होता है वो होता है आरएनए सीक्वेंस, और जो यहाँ पे हम माइस यूज़ करें, माइस मैमल है, उसका जीनोम में होता है डीएनए। तो जैसे ही ये वायरस इस सीक्वेंस को कंसिस्ट करने वाला जो वायरस है लेंटी वायरस, वो जब इन्फेक्ट करेगा माइस की सेल को, तो ये जो आरएनए है ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू ये क्या बना देगा, हमारा डीएनए प्रोडक्ट बना देगा, और जो माइस की जो सेल है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और वो रेप्लिकेट करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो ये डॉट है ये शो कर रहा है कि LTR से एक जो प्रमोटर है वो डिलीट किया गया है, ताकि ये मतलब जो एक्सप्रेशन है, जो अनवांटेड जीन है या उनका एक्सप्रेशन ना हो, इसलिए
पर इस के डिलीशन से ट्रांसजीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजीन का प्रमोटर उसके अलोंग ही यहाँ पे इंजर्ट किया गया है। तो ये जनरल प्रोसेस है कि कैसे हमारा जो लेंटिवायरल वेक्टर है वो कैसे ट्रांसड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में। अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें आरएनए जीनोम होता है, हमें पता है अब आरएनए जीनोम होता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या कर देता है, डीएनए कॉपी फॉर्म करता है। इसलिए हम इसको माइस की जो होस्ट सेल्स हैं जिसमें जीनोम डीएनए होता है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, वेक्टर जो यहाँ पे यूज़ किया है हमने वो वेक्टर है वायरस, लेंटी वायरस है, इसीलिए उसमें स्मॉल पीस का जो हम ट्रांसजीन या फिर जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, वो 8 किलो बेस का ही हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजर्ट कर सकते हैं। जो जीनोम होता है रेट्रोवायरल स्ट्रेन का हेल्पर वायरस का, वो लार्ज क्वांटिटी में हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, और उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसजीन जिस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसी में हमें वायरस को भी इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ट्रांसजीन है वो किसके साथ एक्सप्रेस हो पाए, हमारे वायरस के एमआरएनए के साथ एक्सप्रेस हो पाए और उसके साथ इंटीग्रेट कर पाए। बहुत सारे प्रिकॉशंस के बाद भी जो हेल्पर स्ट्रेन है रेट्रोवायरस का, जो वायरल इफेक्ट शो करता है, वो प्रोड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में। जो ट्रांसजीन्स होते हैं वो कैरी करते हैं वेक्टर को, और वो वेक्टर डिराइव होता है लेंटीवायरस से। जो लेंटीवायरस है उसमें कुछ जीन होते हैं जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को कंसिस्ट करते हैं और कुछ सिमिलर वायरस को कंसिस्ट करते हैं, जिनको साइलेंस किया जाता है ताकि वो इन्फेक्ट ना कर पाए हमारी होस्ट सेल को। फिर भी ये जो वेक्टर्स होते हैं इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये स्टेबली मेंटेन हो पाए होस्ट सेल्स में, उनके जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर पाए, और इनकी इम्यूनोजेनिसिटी भी लो होती है, मतलब इम्यून इफेक्ट भी ये कम जनरेट करते हैं, और फर्दर इन फ्यूचर ये इन्फेक्ट कर सकते हैं डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स को। तो ये इनकी मेजर डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट मेथड जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं होता है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो माइस है, माइस जो फीमेल होती है उसको सुपर ओवुलेट करवाते हैं। सुपर ओवुलेट की मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में ओवुलेशन करें, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एग को प्रोड्यूस करें, ताकि हम हेल्दी एग एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसमें ट्रांसजीन इंसर्ट कर सकें और उसको फिर दोबारा से हम इम्प्लांट कर सकें फीमेल बॉडी में। तो यहाँ पे सुपर ओवुलेशन के हमें क्या करना पड़ता है, जो फीमेल माउस हमने सेलेक्ट की है सुपर ओवुलेशन के लिए, उसमें हम प्रेग्नेंट मेयर से सीरम लेंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद 48 हार्स के बाद हम ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन उसमें इंजर्ट करेंगे, ताकि उसमें ओवुलेशन स्टार्ट हो जाए। तो एक सुपर ओवुलेटेड जो माउस होता है वो 35 एग प्रोड्यूस करता है 5 to 10 की बजाय, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी हो गई तो उससे हम डिज़ायरेबल एग सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है इसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा सैंपल होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सुपर ओवुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सुपर ओवुलेटेड फीमेल है उसको मेट किया जाता है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड, मतलब मेल के साथ मेट किया जाता है, जिस ताकि वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए, फिर उसको मार दिया जाता है ताकि उस जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके ओविडक्ट से बाहर आ जाए, फ्लश आउट हो जाए। ये माइस में एक जनरल मैकेनिज्म होता है, क्या होता है कि एक जो मेल माइस है उसने अगर एक फीमेल को प्रेग्नेंट किया है, तो अगर वो दूसरे मेल माइस के आसपास जाती है तो वो मेल माइस उसको किल कर देगा, क्योंकि उसको स्मेल आ जाएगी और वो ये पता कर लेगा कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो एग होते हैं वो ओविडक्ट से बाहर आ जाते हैं और उसको खा जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे हम इसको लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो हम ओविडक्ट से जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड जो एग है उसमें हम माइक्रो इंजेक्शन से अपने ट्रांसजीन को यहाँ पे इंजेक्ट करवाएंगे। अब ट्रांसजीन हम माइक्रो इंजेक्शन से, माइक्रो नीडल से इंजर्ट करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई प्रोकैरियोटिक और वायरल वेक्टर की जरूरत नहीं है, तो कम चांसेस होते हैं वायरल इफेक्ट जनरेट होने के। तो यहाँ पे जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, सुपर ओवुलेटेड फीमेल है, फीमेल का प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रियो फॉर्म होगी, फिर हमने यहाँ पे पिपेट के थ्रू माइक्रो इंजेक्टिंग पिपेट यूज़ करेंगे और एग में ट्रांसजीन को इंसर्ट कर देंगे, जो कि लीनियर होगा हमारा सीक्वेंस इस ट्रांसजीन का। फिर हम इसको इम्प्लांट करेंगे फीमेल बॉडी में। अब फीमेल बॉडी में इम्प्लांट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो मेल यूज़ करना पड़ेगा उसकी वैसेक्टोमी की गई होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे उसको, क्योंकि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज्ड है, तो हमें यहाँ पे ऐसा मेल चाहिए
जो स्पर्म ना प्रोड्यूस करता हो। इसीलिए हम और यहाँ पे मेटिंग करवाने की जरूरत इसलिए होती है इम्प्लांटिंग फीमेल में या उस फीमेल में जिसमें हम इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो माइस होता है, माइस का यूट्रस तभी प्रिपेयर होता है इम्प्लांटेशन के लिए जब वो मेटिंग करती है। इसलिए यहाँ पे मेटिंग करवाई जाएगी और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी। फिर जो हमारी वो जो प्रेग्नेंट वूमेन मदर है, सॉरी द फोस्टर मदर, वो डिलीवर कर देगी पप्स को इनक्यूलेटेड एग से आफ्टर अबाउट 3 वीक्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। फिर अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, जो माइस है, उसमें जो ट्रांसजीन है वो कहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है, तो हम यहाँ पे उसकी टेल से एक डीएनए सैंपल लेंगे और उसको सर्दन ब्लोट हाइपरडाइजेशन के थ्रू और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे, ये देखने के लिए कि उसमें ट्रांसजीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर ट्रांसजीन प्रेजेंट है तो हम उसकी फर्दर ब्रीडिंग कराएंगे ताकि जर्म लाइन मेंटेन हो सके और जो ट्रांसजेनिक माउस होता है वो मेट कर सके अनदर माउस के साथ ताकि जर्म लाइन मेंटेन रह सके। बट कई बार क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर ट्रांसजीन है ये कहीं पे भी डीएनए सीक्वेंस में जाके इंटीग्रेट कर जाता है और जर्म लाइन में नहीं कर पाता, तब वहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर जीन का और वो जो जीन होते हैं डिफरेंट वो सुप्रेस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ म्यूटेशन भी क्रिएट कर सकता है, वेरिएशन भी लेके आ सकता है और ये एडवांटेजियस भी हो सकता है। अब माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड है उसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई भी स्टेप 100% नहीं है। अगर सुपर ओवुलेशन की बात करें तो हमें नहीं पता 35 एग ही आएंगे या 30 आएंगे या 15 एग आएंगे, कितने एग प्रोड्यूस कर पाएगी फीमेल। इम्प्लांटेशन का भी हमें नहीं पता कि इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और फर्टिलाइजेशन का भी हमें नहीं पता। जब हम मीटिंग करवा रहे हैं तो हमें क्या पता है कि सारे एग हमारे फर्टिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। पर कई बार क्या होते हैं, ये जो टेक्निक होती हैं इन्वेसिव और वेसिव टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे हम एम्ब्रियो को किल भी कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग उसके साथ परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे कोई भी स्टेप यहाँ पे 100% एफिशिएंट नहीं है। दूसरा, एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो इंजेक्टेड फर्टिलाइज्ड एस यहाँ पे एग यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इस मेथड के थ्रू जो इंजेक्टेड डीएनए है वो इंटीग्रेट करता है रैंडम साइट पे जीनोम के, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर साइट हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ भी प्रोड्यूस हो सकती है इंजेक्टेड डीएनए की, जिसको हम एक साइड पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और कभी कभी ये हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर जीन को सुप्रेस कर रहा हो। और जो नॉट ऑल द ट्रांसजेनिक पप्स विल हैव द अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सम इंडिविजुअल्स द ट्रांसजीन may not be expressed because of the site of integration, and in others the copy number may be excessive and may lead to overexpression which disrupt the normal physiology of the animal. So it has disadvantage too. इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं, बट फिर भी ये एक सिलेक्टिव मेथड है जो बेसिकली ट्रांसजेनिक माइस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी देखें इस माइक्रो इंजेक्शन मेथड की, जिसके थ्रू हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मैमल्स में, जैसे कैटल में, पिग में, शिप में देखें, माइस में देखें, तो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं इंजेक्टेड के टाइम पे सिमिलर होता है सबका सबकी एफिशिएंसी। इम्प्लांटेशन में देखें तो सबसे कम है कैटल की और सबसे ज़्यादा है शिप की। बट लाइव बर्न में देखें तो भी यहाँ पे शिप में सबसे ज़्यादा होता है, पर जब ट्रांसजेनिक प्रोजेनी बनती है उस टाइम पे अगर हम एफिशिएंसी देखें तो माइस की सबसे ज़्यादा होती है। तो माइस के केस में हम माइक्रो इंजेक्शन को काफ़ी यूज़ करते हैं।